आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भोजन ने कैसे यात्रा की, कैसे भोजन किसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बना और कैसे पहले व्यापार हिंद महासागर में होता था जो बाद में अमेरिका की ओर मुड़ गया, और साथ में किस तरह यूरोपियों ने बीमारी और कीटाणुओं से पूरे महाद्वीप को ही जीत लिया। रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। हम रेशम मार्ग को अंग्रेजी में सिल्क रूट बोलते हैं। यह जो रेशम मार्ग है वो आधुनिक युग से पहले का बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। आपको रेशम मार्ग सुनकर लग रहा होगा कि यह कोई पर्टिकुलर मार्ग होगा, पर ऐसा नहीं है। यह मार्गों का एक ऐसा जाल था जो केवल ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी था। आप देख सकते हैं मैप में, इसमें दो तरह की लाइनें दिखाई गई हैं, एक नीली लाइनें हैं और एक लाल लाइनें हैं। जो लाल लाइनें हैं वो ज़मीन का मार्ग था जो एशिया से यूरोप को जोड़ता था, और इसी तरह से जो नीली रंग की लाइनें हैं वो समुद्री मार्ग है जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका देशों से जोड़ता था। इसे रेशम मार्ग इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उस वक्त पूरे व्यापार में चीन का बहुत दबदबा था और चीन का रेशम बहुत अधिक प्रसिद्ध था। जैसा कि आपको पता है, इसे रेशम मार्ग नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि चीन का रेशम उस वक्त बहुत प्रसिद्ध था और चीन उस समय के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। चीन इसी मार्ग से रेशम की वस्तुएं पूरे विश्व में भेजता था और साथ में इसी मार्ग से चीनी पॉटरी आदि भी यूरोपीय देशों में जाती थी। साथ में भारत से भी मसाले और कपड़े दुनिया के अलग भागों में पहुंचते थे और बदले में वहां से सोने व चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। इस रेशम मार्ग का इस्तेमाल केवल व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी होता था। यह जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है और जो व्यापार है वो दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ ही चलती थी। रेशम मार्ग से ईसाई मिशनरी एशिया आते थे और यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। मुस्लिम धर्मों का उपदेश देने वाले भी इसी मार्ग से दुनिया भर में फैले। बौद्ध धर्म भारत के अलावा और अन्य देशों में इसी मार्ग से फैला। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन समय से ही जो लोग थे वो अलग अलग कारणों से यात्रा करते थे, तो जब वे यात्रा करते थे तो अपने साथ कई चीज़ें भी लेकर जाते थे, जैसे उनकी संस्कृति है, खान पान है, मुद्रा है, हुनर है, ये सारी चीज़ों के साथ वो यात्रा करते थे। तो जो खाद्य पदार्थ थे वो दूर देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान का सबसे अच्छा माध्यम बनते थे। व्यापारी और मुसाफिर जब कभी भी किसी अनजान देश में जाते थे तो वो जाने अनजाने अपने साथ लाई गई जो नई फसल होती थी उसके बीज वहाँ बो के आ जाते थे। तो ये फसलें वहाँ के लोगों के लिए नई हुआ करती थी। ठीक है, इसी तरह से ऐसा भी माना जाता है कि झटपट तैयार होने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में रेडी टू ईट फूड कहते हैं, उनका स्रोत भी कहीं ना कहीं साझा होता है। जैसे ये माना जाता है कि नूडल्स जो हम चाउमीन वगैरह खाते हैं वो चीन से यूरोप में पहुँचे और वहाँ जाकर उनका नाम बदल गया और वहाँ उन्हें स्पैगेटी कहने लगे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो पास्ता है वो अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में इटली पहुँचा। ऐसा ही भारत में इडली और जापान के राइस बॉल भी एक तरह से बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। तो इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे जो आम खाद्य पदार्थ हैं उनके विषय में तो हमारे पूर्वजों को पता ही नहीं था।
इन खाद्य पदार्थों के विषय में लोगों को तब पता चला जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से बहुत बड़े द्वीपों, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा, वहां पहुंचा। यहाँ पर अमेरिका का मतलब है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह। और उसके बाद ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में भी आए। कई बार नई फसल के आने से लोगों का जीवन भी काफ़ी प्रभावित हुआ। जिस समय की यह बात हो रही है, उस वक्त यूरोप बहुत ही गरीब देशों में गिना जाता था। वहाँ पर लोगों के लिए खाने के लिए किसी तरह का अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था। लेकिन जब वहाँ आलू का इस्तेमाल होने लगा तो वहाँ के जो गरीब लोग थे उनके जीवन में भी बहुत बदलाव आया। उन्हें अच्छा भोजन मिलने लगा और साथ में उनकी जो औसत आयु थी वो भी बढ़ने लगी। इसी तरह आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे वो भी आलू पर इतने अधिक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 में आलू की फसल किसी बीमारी की वजह से खराब हो गई तो वहाँ लाखों लोग भुखमरी के कारण मर गए। 16वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का भी समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था और पश्चिमी सागर को पार करते हुए वे अमेरिका भी पहुंच चुके थे। तो इससे जो समय था वो काफ़ी सिकुड़ गया था। विश्व बहुत छोटा दिखाई देने लगा, दुनिया छोटी दिखाई देने लगी। कई सदियों पहले हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। यहाँ से ज्ञान, वस्तुएं, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह जाती थी और यह बहुत बड़ा केंद्र था व्यापार का। और भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक महत्वपूर्ण स्थान था। यूरोपियों के आने से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की जो दिशा थी वो यूरोप की तरफ को भी मुड़ने लगी। अब यह व्यापार यूरोपीय देशों की ओर बढ़ने लग गया था। अपनी खोज से काफ़ी समय पहले तक अमेरिका का बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं था, पर 16वीं सदी के बाद से ही अमेरिका की विशाल भूमि, बेहिसाब फसलें व खनिज सारी विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने लगी और इस वजह से व्यापार की दिशा भी बदलने लगी। आज का जो पेरू है जो कि साउथ अमेरिका में है और मैक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ की खानों से निकलने वाली जो चांदी हुआ करती थी उसने यूरोप की संपदा को और अधिक बढ़ा दिया था और साथ ही उसके पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार को भी और अधिक फलता फूलता किया। मध्य 16वीं सदी में पुर्तगाली और जो स्पेनिश सेना थी उन्होंने अमेरिका को जीतकर अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उनकी यह जीत कोई शक्तिशाली हथियार या सैन्य ताकत के बल पर नहीं थी, बल्कि इनके हथियार थे चेचक के कीटाणु जो स्पेनिश सैनिक और अफसर अपने साथ अमेरिका लेकर पहुंचे थे। क्योंकि अमेरिका के जो लोग थे वो लाखों वर्षों से दुनिया से अलग थे, तो उनके शरीर में इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए किसी तरह की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी और इस बीमारी से वे लोग बहुत अधिक संख्या में मारे गए। हालात ऐसे भी बने कि जहाँ पर यूरोपीय नहीं पहुँचे थे वहाँ भी यह बीमारी फैल गई और पूरे समुदाय को ही इसने खत्म कर डाला। इससे यूरोपियों को जीतने के लिए अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि लोग इस बीमारी से ही त्रस्त थे और उनके पास इससे बचने के लिए भी कोई उपाय नहीं थे। 19वीं सदी में बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका की ओर जाने लगे थे, जिसके कई कारण थे, जैसे कि वहाँ पर बहुत अधिक गरीबी और भूखमरी थी, जिस वजह से लोगों को अपना जीवन जीने में बहुत ज़्यादा परेशानी, कठिनाइयाँ महसूस हो रही थी। इसी तरह से वहाँ पर धार्मिक टकराव बहुत अधिक थे। लोग धर्म के नाम पर आए दिन वहाँ पर लड़ते रहते थे। जो धार्मिक असंतुष्ट लोग थे उन लोगों को वहाँ पर कड़ा दंड दिया जाता था। किसी को बोलने का वहाँ पर अधिकार नहीं था। हर कोई शहरों की ओर जा रहा था, जिस वजह से शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तरह तरह की वहाँ पर बीमारियाँ भी फैल चुकी थी और इस समय अमेरिका लोगों के सामने एक अवसर था जहाँ लोग अपने अच्छे जीवन की तलाश में जा रहे थे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से लाए लोगों को गुलाम यानी कि जबरन गुलामी करवाकर गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर काम करवाया जाता था वहाँ के बागानों में।
और ये लोग यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन करते थे। 18वीं सदी तक भारत और चीन जो थे वो दुनिया के सबसे धनी देशों में माने जाते थे और जिनका एशियाई व्यापार में भी बहुत अधिक दबदबा था। लेकिन 15वीं सदी में जो चीन था उसने अपने जो आसपास के जो देश थे उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाने कम कर दिए थे और इस वजह से वो दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। अब इस वक्त जो अमेरिका था उसका महत्व बढ़ गया और विश्व व्यापार जो था उसका केंद्र अब एशिया न होकर पश्चिम बन गया था।